आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक शीतल पर। यहाँ पर आपके लिए फिर से लेकर आए हैं हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए इनको बारी बारी से देखते हैं और डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है आपका, डायनेमोमीटर टाइप शक्ति गुणक मापी में धारा कुंडली की संख्या होती है। यहाँ पूछ रहा है करंट कॉइल डायनेमोमीटर टाइप पावर फैक्टर मीटर में करंट कॉइल कितनी होती है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो आंसर होगा इसका डी, 2 करंट कॉइल होती है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र इंटीग्रेटिंग टाइप है। इनमें से कौन सा मीटर जो है सो इंटीग्रेटिंग टाइप का है। एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, ऊर्जा मापी, ओम मीटर। तो इसका आंसर होगा सी, एनर्जी मीटर जो है इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आमीटर को किसी परिपथ के साथ जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए समानांतर क्रम में, ऑप्शन बी श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी मिश्रित क्रम में, डी किसी क्रम में नहीं। तो एम्पियर मीटर को यहाँ पूछ रहा है कि किसी सर्किट में कैसे जोड़ते हैं। तो एम्पियर मीटर सीरीज में जोड़ा जाता है, तो इसका आंसर होगा बी। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिस युक्ति से आभासी या वर्ग माध्य मूल धारा का मान ज्ञात किया जाता है तथा जो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए प्रत्यावर्ती धारा अमीटर, बी तप्त तार अमीटर, सी प्रतिरोध मापी, ऑप्शन डी कुछ भी नहीं। इसका आंसर होगा ए प्रत्यावर्ती धारा अमीटर। चलिए अगला प्रश्न है, सुग्राही गैल्वेनोमीटर में धारा का मान कम करने के लिए गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध जोड़ा जाता है जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए प्रतिघात, ऑप्शन बी चौक कुंडली, ऑप्शन सी शंट, ऑप्शन डी फ्यूज। तो जो छोटा रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है वो शंट होता है, तो इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव से उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पूछ रहा है कि करंट के कारण जो हीट जनरेट होता है वो किसके समानुपाती है। ऑप्शन ए धारा के, ऑप्शन बी धारा के वर्ग के, ऑप्शन सी धारा के वर्गमूल के, ऑप्शन डी किसी के नहीं। तो हीट जो है सो आई स्क्वायर आर टी, एच समानुपाती होता है आई स्क्वायर आर टी, यहाँ करंट के वर्ग के समानुपाती होगा। ठीक, तो इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, ऐसा उपकरण जिससे ट्रांसफार्मर की आवृत्ति मापी जाती है तथा जो अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है कहलाता है। वोल्ट मापी, धारा मापी, तरंग मापी और आयाम मापी। तो इसका आंसर होगा सी तरंग मापी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित परिपथ किस लॉजिक के तुल्य है। ये एक सर्किट डायग्राम इसमें दिया है, इसको देख के इसका आंसर करना है कि ये कौन सा लॉजिक गेट का है। तो इसको देख के लग रहा है कि इसमें एक से ज़्यादा रास्ता है, तो इसका आंसर और गेट होगा। आंसर बी और गेट, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से एक सर्किट है, इसको देख के बताना है कि इसका, तो इस सर्किट को देख के है कि सर्किट में मतलब दोनों जब ये क्लोज रहेगा तभी होगा, तो ये एंड गेट का है, ठीक ना। तो इसका आंसर होगा एंड गेट, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है। ऑप्शन ए पराबैंगनी, ऑप्शन बी अवरक्त, ऑप्शन सी एक्स किरण, ऑप्शन डी दृश्य। तो इसका आंसर होगा ए पराबैंगनी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक्स किरण की वेधन क्षमता निर्भर करती है। एक्स किरण की जो वेधन क्षमता है वो किस पे निर्भर करती है। ऑप्शन ए इसके वेग पर, ऑप्शन बी ट्यूब में धारा पर, ऑप्शन सी इसकी तीव्रता पे, ऑप्शन डी कैथोड की प्रकृति पे। तो इसका आंसर होगा सी इसकी तीव्रता पे। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। जब कैपेसिटिव लोड में करंट प्रवाह किया जाता है तब करंट वोल्टेज की तुलना में इन फेज होती है, लीड करती है, लैग करती है, फेज में कोई संबंध नहीं होता। तो इसका आंसर होगा बी लीड करती है, क्योंकि कैपेसिटिव लोड में करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। ठीक है। अगला प्रश्न, जब इंडक्टिव लोड में करंट प्रवाह किया जाता है तब करंट वोल्टेज की तुलना में इन फेज होती है, लीड करती है, लैग करती है, फेज में कोई संबंध नहीं होता। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैग करेगी, क्योंकि इंडक्टिव लोड में करंट जो है वोल्टेज की तुलना में लैग करती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब रेजिस्टिव लोड में करंट प्रवाह किया जाता है तब करंट और वोल्टेज ऑप्शन ए इन फेज होती है, ऑप्शन बी लीड करती है, ऑप्शन सी लैग करती है,
ऑप्शन डी फेज में कोई संबंध नहीं होता। तो इसका आंसर होगा ए, इन फेज होती है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में इन फेज होती है। अगला प्रश्न है आर्सेनिक में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो आर्सेनिक में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होती है। नेक्स्ट, क्रिस्टल वाले ऑसिलेटर का निम्नलिखित पर अच्छा कंट्रोल है। ए, फ्रीक्वेंसी बहुत स्थिर होती है। बी, कम फ्रीक्वेंसी पर प्रभाव अच्छा। सी, यह VFO है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, फ्रीक्वेंसी बहुत स्थिर होती है। क्रिस्टल ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। अगला प्रश्न है ऑसिलेटर सर्किट क्लास ए पर काम नहीं करता, साइन वेव फॉर्म के लिए क्लास ए पर काम कर सकते हैं, क्लास AB पर अच्छा वेव फॉर्म देते हैं। डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑसिलेटर सर्किट जो क्लास ए एम्पलीफायर होती है उस पर काम नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश को दर्शाता है और होल्स ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज को दिखाता है और होल्स जो है सो पॉजिटिव चार्ज को। तो इसका आंसर होगा बी, धनात्मक। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है मृदु लौह कोर, ऑप्शन बी धारावाही कुंडली के अंदर मृदु लौह कोर, ऑप्शन सी स्टील कोर, ऑप्शन डी धारावाही कुंडली के अंदर स्टील कोर। तो इसका आंसर होगा बी, धारावाही कुंडली के अंदर मृदु लौह कोर। नर्म लोहा क्वाइल के अंदर में रहेगा, ठीक ना। अगला, बाइनरी संख्या 111 प्रदर्शित होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 111। तो यहाँ बाइनरी नंबर 111 का डेसिमल में पूछ रहा है जो 7 के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 7। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए। लगातार इसी तरह आप हमसे जुड़ते रहें। आपके लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसी तरह सीरीज हम लेकर लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।